वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके, आपके पास में हेडिंग है जब प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। प्रक्षेप गति का पहला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। सिद्ध की प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है जब प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। ऐसा सवाल आपको आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपके पास में y ऊंचाई वाली एक मीनार है। ठीक है, y ऊंचाई वाली एक मीनार है और इस मीनार की चोटी से क्या करना चाहते हैं? आप वस्तु को फेंकना चाहते हैं। किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में फेंकना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गई क्षैतिज दिशा। तो ये प्रारंभिक वेग u से क्या करेंगे? इसको आप फेंकेंगे और वस्तु जो होगी वो इस तरह से क्या हो जाएगी? यहाँ पर आके गिरेगी। ठीक है, और वो मीनार की तली से अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो कहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है? ये यहाँ तक x दूरी तय करती है। अगर यहाँ पर गिरती है, बिंदु A पर अगर वो गिरती है तो वो x दूरी क्या करती है? तय करती है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है? यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? कितनी है? y है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? y। ठीक है, क्लियर दैट? ये किस दिशा में फेंका आपने? x दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा में क्या किया आपने? उसको फेंका है। अब पूरी गति के दौरान क्या होता है कि आपको मैंने पहले बताया कि प्रारंभिक वेग u से आप क्या कर रहे हैं? उसको फेंक रहे हैं। और मैंने कल ही बता चुका हूं कि क्षैतिज घटक जो होते हैं, क्षैतिज वेग जो होगा उस पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल गुरुत्व का प्रभाव किस पर पड़ता है? कौन सी गति पर पड़ता है? बोलिए। ऊर्ध्वाधर गति पर पड़ता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण गति के दौरान क्या होगा? ux, तो u जो है ना, प्रारंभिक वेग जो कि x दिशा में है, क्षैतिज वेग जो होगा वो समान रहेगा। ठीक है, और जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर वेग है वो क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्व का प्रभाव ऊर्ध्वाधर गति पर पड़ता है, चाहे आप नीचे की ओर जाएं या ऊपर की ओर जाएं। ये हमने इस पर काफी चर्चा कल कर चुके हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण तो सदैव नीचे की ओर कार्य करता है ना। तो जी तो होगा जो हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करेगा, और वेग जो होगा वो बढ़ता जाएगा, सॉरी घटता जाएगा। वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सॉरी, नीचे आ रहे हैं तो वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब पहले प्रारंभिक वेग तो शून्य होगा उसका, कौन सा वाला? ऊर्ध्वाधर वाला। लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? वेग बढ़ते जाएगा और अधिकतम वेग से यहाँ पर क्या हो जाएगी? वस्तु गिर जाएगी। तो अपने को ये इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम बना लेना है और थ्योरी में हम लिख देते हैं। माना कि किसी वस्तु को y ऊंचाई वाली मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। तब प्रारंभिक वेग u से जब उसको आप फेंक रहे हो, है ना, तो मुझे बताइए, और किस दिशा में फेंक रहे हो? बताइए, किस दिशा में फेंक रहे हो आप? x दिशा में। x दिशा में फेंक रहे हो तो क्या? क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हो। तो जो प्रारंभिक वेग u है उसका जो घटक होगा ux, यानी x दिशा में, तो x दिशा में u कितना है? u है कि नहीं? प्रारंभिक वेग, यस। और हमने बोले हैं कि प्रारंभिक वेग जो होता है गति के दौरान, जो क्षैतिज घटक होता है वेग का, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? गुरुत्व का नहीं पड़ता। यानी कि ux कभी बदलेगा क्या? बोलिए, ux बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। और जब ux नहीं बदलेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा क्या? त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो जो x दिशा में जो त्वरण होगा वो कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा?
कल हमने चर्चा किए थे कि क्षैतिज दिशा में वेग जो होगा, वेग के दो घटक होंगे, एक होगा आपका क्षैतिज वेग, एक होगा आपका ऊर्ध्वाधर वेग। क्षैतिज वेग पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी संपूर्ण गति के दौरान क्षैतिज वेग रहेगा, संपूर्ण गति के दौरान। रेहांश चलो तुम नीचे जाओ पहले। क्षैतिज गति के दौरान संपूर्ण वेग जो संपूर्ण गति के दौरान जो है वो क्या होगा, क्षैतिज वेग समान रहेगा, उस पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर दैट। और जब भाई क्षैतिज वेग समान रहेगा पूरी गति के दौरान, तो उस स्थिति में क्या होगा, त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि त्वरण के उत्पन्न होने के लिए वेग में परिवर्तन होना जरूरी है हमारे पास। और चूंकि ये जो वेग है ये किस दिशा में है, ये वेग किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग उसे फेंका जाता है। मतलब प्रारंभिक वेग जो है वो क्षैतिज दिशा में ही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं है। क्लियर दैट, यस और नो। क्योंकि हम पर्टिकुलर उसको क्षैतिज दिशा में ही फेंक रहे हैं, और वेग की जो दिशा है वो क्षैतिज दिशा में ही है। मतलब ये जो u है ये केवल क्षैतिज दिशा में ही है, x डायरेक्शन में ही है, y डायरेक्शन में नहीं है। क्लियर दैट, बात समझ में आ गई। और चूंकि क्षैतिज दिशा में है और क्षैतिज गति पर गुरुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है ऊर्ध्वाधर गति पर, क्षैतिज पर नहीं पड़ता है। इसलिए क्षैतिज वेग के मान में पूरी गति के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और त्वरण की उत्पत्ति नहीं होगी इसलिए x दिशा में जो त्वरण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई इतनी, या सामनो। ठीक है, माना कि किसी वस्तु को y ऊंचाई वाली मीनार की चोटी से क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तब प्रारंभिक वेग का जो क्षैतिज घटक है यानी कि x घटक ux = u होगा, और इसकी वेग में, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है x दिशा में, इसलिए ax = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट। अब हम बात करते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो सदैव क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। तो लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। तब जब गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है तब क्या करेंगे हम, तो मैं लिख रहा हूं uy = 0, यानी कि y दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, क्योंकि ये तो x दिशा में है। यस और नो, बोलो, बोलिए, है ना। प्रारंभिक वेग जो है वो तो x दिशा में था ना, पहले लिख दिए। क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, मतलब ये जो प्रारंभिक वेग u है वो केवल किस दिशा में है, x दिशा में है। y दिशा में है क्या, बोलो, है, नहीं है। और y दिशा में प्रारंभिक वेग नहीं है, तो y दिशा में प्रारंभिक वेग कितना कहलाएगा, 0 कहलाएगा। क्लियर दैट, यस और नो। ठीक, हाँ। और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, तो ay = कितना आएगा बताइए, ay = बोलो, नीचे की ओर कार्य करता है ना गुरुत्वीय त्वरण, तो ये गुरुत्वीय त्वरण किधर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है कि नहीं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होना चाहिए, g होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, यस और नो। यही लिखना है अपने को, बाकी इधर कोई समस्या नहीं है। डेरिवेशन आप बनाओगे इसमें कोई समस्या नहीं है ना। सिर्फ यही बात है कि यही वाली बात आपको बहुत सारे लोगों को लिखते नहीं आती है। और क्यों लिखते नहीं आती, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि आखिर लिखना क्या है। और बहुत स्पष्ट है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कि आखिर हमको क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। और वो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग u से फेंक रहे हो आप किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में। इसलिए प्रारंभिक वेग का जो क्षैतिज घटक होगा वो तो u होगा, और चूंकि वेग में परिवर्तन नहीं होता इसलिए त्वरण 0 होगा। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, तो नीचे की ओर मतलब y घटक, और y घटक में गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, g होगा। और चूंकि वेग आपने सीधे सीधे x दिशा में फेंक दिया है, प्रारंभिक वेग x दिशा में है, y दिशा में नहीं है, इसलिए uy = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर दैट,
यस और नो? ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपने संभाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम और एक मान लेते हैं कि माना कि जो वस्तु है वो मीनार की तली से क्या करती है, एक्स दिशा, है ना, मीनार की तली से क्या करती है, टी समय में, है ना, वस्तु बोलो या प्रक्षेप बोलो, टी समय में क्या करती है, माना कि टी समय में वस्तु जो है मीनार की तली से एक्स दूरी पर जाकर क्या हो जाती है, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर जाकर गिर जाती है। तो ये भी लाइन देते हैं क्योंकि गिरी है वस्तु। देखिए इसको यहां से फेंके थे तो वस्तु यहां गिरी, मतलब वो मीनार की तली से एक्स दूरी तक जाकर गिरी है। तो माना कि वस्तु मतलब वस्तु को क्या बोलते हैं यहां, बोलिए, प्रक्षेप्य, है ना। जो वस्तु फेंकी जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। तो माना कि वस्तु यानी कि प्रक्षेप टी समय में एक्स दूरी मीनार की तली से, टी समय में मीनार की तली से एक्स दूरी पर जाकर गिरती है तब। अब यहां से तब से बस इतनी चीजें आपको संभालना है, बाकी डेरिवेशन आपका स्टार्ट हो जाता है और डेरिवेशन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो मैथमेटिकल टर्म होती है। मैथमेटिकल टर्म लगभग सभी से बन जाती है। ये जो हिंदी वाला पोर्शन है आपका, ये लिखने में बच्चों को बहुत समस्या आती है, इसको आपको संभालना है, ठीक है। माना कि वस्तु यानी कि प्रक्षेप टी समय में मीनार की तली से एक्स दूरी पर जाकर गिरती है तब क्षैतिज दिशा में गति के लिए, क्षैतिज दिशा में गति के लिए, क्षैतिज दिशा में गति के लिए। अब क्षैतिज दिशा में गति के लिए हमको लगाना है गति का दूसरा समीकरण, याद रखिए। तो गति का दूसरा समीकरण होता है द्विविमीय गति में क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी का स्क्वायर। मतलब जितने घटक हैं वो कौन से वाले लेना है, क्षैतिज दिशा में गति के लिए लिखा हूं, इसका मतलब कौन से घटक लेंगे आप, x घटक लेंगे कि y घटक लेंगे, बताइए। x घटक लेंगे, तो ले लेते हैं x घटक। यू एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा है बताओ, यू एक्स इज इक्वल कितना है, u है, अच्छा। त्वरण लेंगे x दिशा में, तो ax इज इक्वल टू कितना है बताओ, है 0, है कि नहीं। चलिए x दिशा में विस्थापन कितना है बताइए, x दिशा में विस्थापन कितना है, x, बिल्कुल। और समय कितना लियो बताओ आप, t, ये तो लिखो t समय में मीनार है ना, मीनार t समय में मीनार की तली से x दूरी पर जाकर गिरती, तो समय t है और विस्थापन x है। क्लियर हो गई बात, ओके। जब इतनी चीजें हो गई तो गति के द्वितीय समीकरण से गति का दूसरा समीकरण, द्विविमीय गति में क्या पढ़े हो, द्विविमीय गति में दूसरा समीकरण क्या पढ़े हो आपने, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। क्लियर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, नहीं तो नहीं लिखता मैं, बोलो पढ़े हो, लिखेंगे ना ऐसा, हाँ, यस। x इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, u है, t जैसा का वैसा, प्लस 1/2 ax इज इक्वल कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू बताइए 0 का गुणा इसमें होगा तो सब क्या हो जाएगा, ये वाला पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा, केवल ut। यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, t की। तो सूचित करता है t इज इक्वल टू एक्स के अपॉन में कौन आ जाएगा, u। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। कोई समस्या नहीं,
यस और नो? कहां से? शुरू से क्या? कहां से? यहां से। देखो भाई, क्षैतिज दिशा में गति के लिए मैंने लिखा हूं, क्षैतिज दिशा का मतलब ही होता है किस दिशा? एक्स दिशा के वाई दिशा? एक्स दिशा। और जो एक्स दिशा में तो हम पूरे घटक कौन से लेंगे? एक्स 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 वाले। तो एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग, एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग u, एक्स दिशा में त्वरण ए एक्स 0, एक्स दिशा में विस्थापन, एक्स दिशा में विस्थापन x, और समय कितना है? t। बस गति का द्वितीय समीकरण लगा दिया, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये आप लोगों ने सिद्ध करवाया मैंने इसको, है कि नहीं? और फिर इसमें क्या है? x की जगह x है, यू एक्स की जगह u, t की जगह t, ax का मान 0 है तो 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो यहाँ ut बचेगा, और जब ut बचेगा यहाँ से t का मान निकालना है तो ये u कहाँ जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। वेरी सिंपल, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर दैट? ओके। ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए, चलो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए बोल रहा है, मतलब कौन सा घटक लेंगे? x के y? y लेंगे बिल्कुल। और अगर y लेंगे तो u y इज इक्वल कितना था? 0 था, यस और नो? ठीक। और ए वाई इज इक्वल कितना था जी? याद करो, था? अच्छा, विस्थापन कितना था बताओ? y दिशा में विस्थापन, अरे y चित्र मिटा दिया। अरे भाई y दिशा में बोल रहे हो तो ऐसा वाला विस्थापन लोगे क्या ऐसा वाला विस्थापन लोगे? ऐसा लोगे ना भाई। जो वस्तु है वो कितनी ऊंचाई से गिरी है? y ऊंचाई से गिरी कि नहीं? मीनार की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? y थी, तो विस्थापन y कहलाएगा कि x कहलाएगा बताओ भाई। हम जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करते हैं तो टोटल के टोटल घटक y वाले होते हैं, x वाले नहीं होते। जैसे यू वाई ए वाई, तो विस्थापन x कैसे हो जाएगा? दिमाग लगाओ जरा, हो सकता है क्या? फिर कैसी बेकी की बातें कर रहे हो? और समय क्या होगा? समय कितना होगा? t होगा, है ना? होश में रहो। चलो हो गया। अब फिर से गति का दूसरा समीकरण लगाओ। गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है? गति के द्वितीय समीकरण, y दिशा की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर होता है। अब ये आपने x दिशा के लगाया था, आप किसके लगा रहे हो? क्योंकि गति ऊर्ध्वाधर चल रही है तो y दिशा के लगाओगे, यस और नो? y इज इक्वल टू, हाँ यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू वाई कितना है? 0, t का मान t ही रहेगा, प्लस 1/2, एक y का मान कितना है? g है, और t वही रहेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 इसको हटा दो तो क्या बचा? 1/2 g। और देखो ये t की जो वैल्यू है, इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है t की, ये लिखो आपने निकाल के रखे हो, x अपॉन यू, x अपॉन यू का होल स्क्वायर t की जगह पर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा।
आप थोड़ा सा इसको हल कर दो, हल करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर वाई बंद करो, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सुधार देते हैं, y इज इक्वल टू इसको g अपॉन 2u कर देता हूं मैं, g 1 इंटू जी मतलब g ये 2 और ये u स्क्वायर, g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके पास में समीकरण आया है, समीकरण में g जो है, ये g जो होता है ना किसी भी जगह के लिए एक नियतांक राशि होती है। वैसे g का जो स्टैंडर्ड मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो g के मान को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर g का मान क्या है, नियत है। u तो आपने प्रारंभिक वेग u से फेंका था, तो u के मान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि आपने प्रारंभिक वेग से जो फेंक दिया मतलब फेंक दिया। आपने 20 से फेंका मतलब उसकी वैल्यू 20 ही है ना। आपने 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका वस्तु को, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी क्या है, 30 ही है। तो फिर दो की वैल्यू भी नहीं बदल सकती, मतलब ये पूरी की पूरी राशि क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, नियतांक के बराबर हो जाएगी, एक नियत राशि बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, यस सर नो? जी का मान जी का मान बदल नहीं सकता, u का मान बदल नहीं सकता, 2 बराबर 2 होता है, मतलब ये पूरी की पूरी राशि का गुणा भाग जो भी करते हो आप, ये राशि एक नियत राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नियत राशि कहलाएगी, नियतांक राशि कहलाएगी। क्लियर दैट? इसलिए हम इसको एक नियतांक मानेंगे, तो नियतांक हम इसको b मानते हैं, b फॉर बॉल। तो y इज इक्वल टू अगली स्टेप जो आएगी ये हो जाएगी b, इसको हमने पूरा b मान लिया, तो b इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर दैट? ये और यहाँ कारण देंगे जहां g अपॉन 2u इज इक्वल टू b इज इक्वल टू नियतांक, ये हमने यहाँ पर कारण दे दिया। क्लियर दैट? और ये जो y इज इक्वल टू b एक्स स्क्वायर आया है, ये क्या है, एक परवलय का समीकरण। इसका समीकरण है परवलय का समीकरण, है ना। अब परवलय का समीकरण बोला, इसका मतलब क्या है, परवलय कैसा होता है, इस तरह से कोई भी जो समीकरण होते हैं ना, परवलय ये हो गया, ये है ना, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ये सब क्या है, क्या है, ये कहलाते हैं परवलय। ठीक है, ये किसका चित्र है, किसका है, परवलय। ठीक है, परवलय का चित्र कहलाता है। और हमारे पास में भी जो कहना चाहिए चित्र आया है वो कैसा है, वक्राकार परवलय के रूप में आया है। आया कि नहीं आया? ठीक, आधे परवलय के रूप में आया है यहाँ पर, मान के चलो अभी वाले चित्र में। लेकिन जो हमने कल चित्र पढ़ा था वो कैसा था ऐसा था कि नहीं? अरे इस टाइप का था ना, था कि नहीं? तो ये जो चित्र होते हैं ये परवलय के चित्र कहलाते हैं। और परवलय के समीकरण होते हैं, हर कहना चाहिए आकृति का एक समीकरण होता है। हर आकृति का क्या होता है, समीकरण होता है। जैसे वृत्त का समीकरण होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वृत्त का है कि गोले का है पता नहीं। और एक सरल रेखा का समीकरण होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो समीकरण ये सब हर रेखाओं के क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। ठीक है, शायद वृत्त का ही समीकरण है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कंफर्म नहीं है, लेकिन हर एक आकृति के क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर है, वैसे परवलय के भी समीकरण होते हैं। जैसे परवलय का समीकरण हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी ये जो है ये समीकरण लिखे, ये सब किसके समीकरण है, ये परवलय के समीकरण है। और इन समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो इन समीकरणों का रूप बिल्कुल इसी के जैसा है या नहीं है? बोलो, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू px स्क्वायर, है क्या नहीं? इसका मतलब ये समीकरण सेम लग रहे हैं कि लग रहे हैं? लग रहे हैं? लग रहे हैं नहीं? बताओ, ये समीकरण सेम लग रहे हैं कि नहीं? और जब ये समीकरण परवलय के हैं, ये समीकरण परवलय के, तो ये भी समीकरण क्या होगा, परवलय का होगा। तो उपरोक्त समीकरण क्या है, यहां लिख देंगे
उपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है। ये जो समीकरण आया है वो एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप का पथ क्या होता है? और जब परवलय का समीकरण है इसका मतलब प्रक्षेप का जो पथ है वो मार्ग है वो कैसा होगा? बताइए कैसा होगा? परवलयाकार होगा, जो हमको सिद्ध करना है ना। अतः प्रक्षेप का पथ या मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और यहां पर आकर क्या हो जाता है? आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्लियर दैट? यस और नो? हर आकृति का समीकरण होता है, गोले का होता है, वृत्त का होता है, रेखा का होता है, शंकु का होता है, समतल का भी समीकरण होता है, ठीक है। वैसे परवलय का भी समीकरण होता है। परवलय के समीकरण का रूप है ये y = ये, इस तरह से समीकरण का रूप होता है। b की जगह 2, 4, 6, 8 जो भी आना है आ सकता है। तो इसको बोलते हैं परवलय का समीकरण। तो उपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्लियर दैट?